बड़ी साहब हम बड़ी कंसिस्टेंटली, मतलब मैं तो अपने इस हम्बल से करियर में पिछले 10-12 साल से, जब से मैंने ये मुआहदे खोल के पढ़े थे, तब से हम पीट रहे हैं कि ये हमें ले बैठेंगे और ये हमें ले बैठे। आज मैं बड़ा हैरान हुआ, एक हमारे बड़े कौमी अखबार में, अंग्रेज़ी अखबार में, एडिटर्स पिक के नाम से गालिबन घुमन साहब है हमारे, मुश्ताक घुमन साहब, उनकी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि वो ये फरमाते हैं कि जनाब ये एजेंसीज ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, एजेंसी का नाम तो नहीं लिया, ज़ाहिर है कोई प्रीमियर एजेंसी होगी, तो ये बिज़नेस रिकॉर्डर की खबर है, ये आप देख रहे हैं इन्फ्लेटेड बिल्स के नाम से, इसका अक्स आप देख लो। वो कह रहे हैं कि हजूर ये हमारी सिक्योरिटी को सबसे बड़ी थ्रेट है, और ये इसको अगर आपने ना किया, इसमें उन्होंने बाकायदा पॉइंट आउट किया है कि ये जो इजाफी चार्जेस लगा रहे हैं और ये जो 400 यूनिट्स तक का बिल है, इसमें से ये टैक्सेस में ना करें, ताकि लोग जो हैं उन्हें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। और जिस तरह मैं बड़ी साहब कल भी एक जगह पे बैठ के कह रहा था कि हजूर आपकी असल अपोजिशन ये है, ये बिजली के बिल हैं। तो अब फाइनली जो है हमारी एक एजेंसी ने भी हमें कह दिया, और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने भी ये बड़ी साहब कायद साहब, आप बादशाह आदमी हैं। 94 से जब से ये एग्रीमेंट हुए आईपीसी के साथ, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, इन्हें ना रोका। आज तक रोका किसी ने नहीं। आप कह रहे हैं कि इस मसले को हल कर दे। अगर ये हमारे हुक्मरान जो भी हैं मादी मेरे, इसको हल कर दे तो इनकी चोर बाजारियों की तरफ सारी निशानदेही करेंगे। गरीब आदमी को इतना भूख में, गुर्बत में, बिजली के बिल में, गैस के बिल में, किरायों में इतना गुलझा दिया गया कि वो अपने बेसिक फंडामेंटल राइट की बात ही ना कर सके। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। खुदा ना हादसा ये इत्तफाकन नहीं हुआ। हर रोज़ सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं, आईपीपी लूट के खा गई। जहां बिल यूनिट 5-6 रुपये का होना चाहिए, 70-80 रुपये चले गया। ना वहाँ इंडस्ट्री चलेगी, ना घर चलेगा, ना दुकान चलेगी, ना कारखाना चलेगा, तबाह हो जाएगा। क्या हो रहा है? वो ऊपर मकासद तो हासिल कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ गई, अच्छी बात है। क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी? डू यू थिंक? ये कब से आ रही हैं? अच्छा बड़ी साहब, कल एक साफियों से मिले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने ये भी फरमाया है कि 27,000 गाड़ियाँ जो हैं वो आयल की स्मगलिंग में जो हैं वो। ये किसने कहा? ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक काकड़ साहब ने खुद कहा है। ये खुद कहा है। ये सारी गाड़ियाँ 27,000 गाड़ी गालबन बताइए कि वो। अच्छा अब ये गालबन बलूचिस्तान से ही है, तो बेहतर होता कि जो आदमी वहाँ रहे कह देता ये जिम्मेदार ये है। प्राइम मिनिस्टर का काम स्मगलिंग की, 27,000 गाड़ियों की, आयल की स्मगलिंग की खबर देना नहीं, उनके मुल्ज़मान को पकड़ना है। कौन जिम्मेदार है? मुझे एक बात समझ नहीं आती बड़ी साहब, मुझे एक सवाल कर लेने दें, एक फिक्रे का सवाल। जब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे महबूब जो वज़ीर थे पेट्रोलियम के, वो ख़ुद पेट्रोलियम के वज़ीर थे, हमें कह रहे थे कि जी ये तो डे लाइट रॉबरी हो रही है, दिन दिहाड़े चोरी हो रही है। आप कह रहे हैं 27,000 गाड़ियाँ हैं, तो हुजूर आप मेरे तो नुमाइंदे आप हैं, हर हाल में आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आपने रोकना है या हमें खबर देनी है, इतला देनी है हमें? देखें कैसे, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर, सॉरी सिलेक्टेड ना हो, सिलेक्टेड, सॉरी निगरान नहीं, वो काम तो परमानेंट वाला का। वो फरमा रहे हैं स्मगलिंग खबर दे रहे हैं। साबिक डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है वो रैबरी हो रही है। तो मुझे बताएं इन्हें रोकेगा कौन? उसके लिए कौन सी मखलूक आएगी? हुकूमत जब ये लेते किस लिए हैं? ये PM 5-6 मुल्कों में माशाल्लाह गए हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब सब सहाफ़ियों को मिले हैं। एक सहाफ़ी ने शुक्रिया भी अदा किया कि आपकी हुकूमत में इमरान रियाज आ गए। उससे नाराज़ हो गए, हालांकि इन्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुमने बड़ा अच्छा पिन पॉइंट किया। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी, हमें वो हुक्मरान चाहिए जो कहे कि मैंने ये 50,000 20,000 स्मगलरों को, टैक्स चोरों को, करप्ट लोगों को पकड़ के सजा दी। बड़ी साहब मैंने 2 बातें करनी है, वक्त बड़ा कम है। एक तो ये कि जब हमने कल स्टोरी की थी ना स्मॉग के हवाले से कि ये गंदा है, अब उसका वही सोल्यूशन दे रहे हैं जो कोरोना में दिया था कि हट्टियाँ बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो। ओ भाई, पोल्यूशन रोकने के लिए लॉन्ग टर्म काम करो। ये जो गाड़ियां गंदी है, गंदा धुआं निकालती है, उनको रोको। जो छावड़ी वाला बेचारा है, ये जो दुकान पे आता है, उसको भी आप बंद करेंगे? यानी ये हमेशा कोविड वाला वही काम करना चाहते हैं। और दूसरा मैं एक बात, और दूसरा मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा के आपको टेक लेता हूँ, जल्दी सुनाएं जी। बड़ी साहब 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, मैं यहाँ बैठ के जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इससे बड़ी गद्दारी साउथ अफ्रीका के अवाम से कोई नहीं हुई थी। और उनके राइट हैंड मैन जो थे मंडेला के, और एक नहीं बड़ी साहब, एक नहीं, मुझे बताएं। और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन किस? मेरे रात घर आके 4 बंदों ने डाका मारा,
और डाका मारने के बाद मैं कहूँ यार ट्रूथ एंड, आप चारों मिलके ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं। काजी साहब थोड़ा आप 164 का बताएं, काजी फैमिली का बताएं, उसके अकाउंट्स का बताएं, अपने 164 का बताएं जो आपने। मुझे गुजारिश, मुझे नींद आ जाती है आजकल प्रोग्राम में। काश ये ट्रूथ कमीशन बनाए 5 जुलाई और 1970 कब ज़ियाउल हक आया था, उसने एक जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी थी जिसके ये लेपालक वारस है। क्या जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी खत्म गई? क्या ये 20 है? इससे पहले जो 5 दफे इनको इक़्तिदार में लाया। काजी साहब आपका बहुत ज्यादा सॉफ्ट काम है। एक सवाल मुझे बताएं, क्या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ये भी देखेगा, मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, 65% यूथ है जिनके पास डिग्रियां हैं, वो वीजे लेके भाग रहे हैं, बाकी लांचों में जाके किश्तियों में सारे जितने बच्चे हैं इनके सारे बच्चे लायक निकले। अच्छा नहीं, मियां साहब के बच्चे माशाल्लाह सारे लायक। ट्रूथ कमीशन तो वो पता चलेगा कि ये सारी लियाकत इनके घरों में क्यों गई है। सब ट्रूथ कमीशन ये बनाएगा कि जुल्फ़कार अली ज़ियाउल हक की कब्र पे किसने कसम खाया था तुम्हारा मैं मकसद जारी रखूंगा, उनसे पूछेगा। ट्रूथ कमीशन ये बनाएगा कि मुशर्रफ के साथ डील करके सऊदी अरब कौन गया था। ट्रूथ कमीशन में ये चीज़ आएगी कि बाजवा साहब को ख्वाजा आसफ के मुताबिक उन्हें नवाज शरीफ को उन्होंने बाहर भेजा था। तो कमीशन ये आएगा कि गैर जमाती इलेक्शन में अरबों रुपए किसने लगाए। कमीशन में ये आएगा कि मेरे फ्लैट मोटरवे से खरबों रुपए कैसे बने। सारी जमातों का करे और ये करेंगे। मुझे बता दें ये कर सकते हैं, चले मुझे आप बता दें। चले साहब मैं तो रिकंसिलिएशन कमीशन की अपनी जमानत कराओ, 50 करोड़ रुपए आप अपना ले गए हैं, मकान आपने बाजियाब करवा लिया है, केस आपने ख़त्म करवा लिए हैं, इंडाइटमेंट होते होते रह गई आपके लीडर शहबाज शरीफ साहब की और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए। और कौन मानेगा आपकी बात? आपके जो है और आपके नान और रोटियां और चरखे खाने कोई नहीं आता आपके उसमें। और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, यहाँ इंसाफ होना चाहिए और वो इंसाफ कैसे होगा इस मुल्क के अवाम खुद करेंगे। और उन्होंने क्या इंसाफ करना है जिसने इस मुल्क को उजाड़ दिया। काजी साहब इंसाफ अवाम कीड़े मकोड़ों के अलावा क्या है? इसके हक क्या, बुनियादी राइट्स क्या? फंडामेंटल राइट है ना किसी भी कौम को माशरा बनाने के लिए मुल्क को। इधर फंडामेंटल राइट है आपके पास, मेरे पास, आम शहरी के पास। क्या कर रहे हैं? फिर इसमें एक और भी चीज आनी चाहिए, 1992 का जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, जिससे सारी काला धन यहाँ पे वाइट हुआ और वो आपके दौर में और आपने बनवाया था जनाब इसहाक डार साहब। क्या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के सामने हम वो भी रखेंगे? जी भट्टी साहब। कादी साहब ये कर सकते हैं। डू यू थिंक यार खुदा का वास्ता है आपको मुझसे ज्यादा चले मुझे बता दे, जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी ज़ियाउल हक ने दिलाई। सियासतदान में कभी आज तक इन्होंने कहा है कि हमने जिसने जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी उसका भी नाम लेंगे? आज तक कभी इनके मुंह से सुना है उन जज से बाहर का? आज तक आसफ सईद खोसा, उमर अता बंदयाल, साकब निसार, सजाद अली शाह, जिन्होंने बेनज़ीर को, जिन्होंने आसफ अली जरदारी की ज़बान काटी, क्या उन ब्यूरोक्रेटों का साहब होगा जिन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को 200 पर्चे दे दिए, मौजूदा जेल की काल कोठरी में डाला? भाई 1 2 4 5 10 पर्चे होते हैं, अरशद शरीफ पे 16 पर्चे दे